मेरे प्यारे फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ सुनते रहें, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी साइको डर के मारे लोगों ने भी वहाँ से आना जाना बंद कर दिया था। दिन में तो कभी कभार लोग उस रास्ते से चले भी जाते थे, पर रात को तो गलती से भी कोई वहाँ से नहीं जाता था। लोगों के मन में उस रास्ते के लिए अलग सा डर बैठ गया था। उस रास्ते को लेकर सबकी अलग अलग राय थी। कुछ लोगों को लगता था वो रास्ता नर्क की ओर जाता है, कुछ लोगों को लगता था वहाँ कोई शैतानी आत्मा है। सबने अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ धारणाएं बना रखी थी। सच क्या था ये कोई नहीं जानता था, और ना ही लोगों ने कभी सच जानने की कोशिश की। रात के करीब 11 बजे एक कार तेज रफ्तार से वहाँ से गुजर रही थी। कार के अंदर एक लड़का था जिसके फेस पर एक वियर्ड मास्क पहना हुआ था। उसका मास्क एक भेड़िए का शेप प्रिंट था। ये कोई साधारण सा मास्क नहीं था, ये एक स्पेशल मास्क था जो किसी गैंग को रिप्रेजेंट करता था। सभी माफिया गैंग का अपना एक लोगो होता है, अपना एक सिंबल होता है। भेड़िए का लोगो एक स्पेशल गैंग को रिप्रेजेंट करता है। उस मास्क से ये तो पता चल रहा था कि वो रेड नाइट गैंग के से था। कुछ दूरी पर चल अचानक उसकी कार चलते हुए रुक जाती है। कार के बंद होते ही लड़का गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मार देता है। नॉट अगेन। वो बुरी तरीके से चिढ़ जाता है। साफ साफ चिढ़ उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो होती नहीं। जब कार स्टार्ट नहीं होती तो वो लड़का बाहर जाकर चेक करने की सोचता है। वो सीट बेल्ट खोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक से सामने से एक कार फुल स्पीड से आती है और उसकी कार को टक्कर मारती है। वो लड़का संभल पाता उससे पहले दोबारा वो कार उसकी कार को टक्कर मारती है। इस बार फिर पिछले बार से तेज टक्कर मारी थी, जिस वजह से कार बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी। कार का फर्स्ट मिरर टूट चुका था। उसके कांच के टुकड़े अंदर बैठे लड़की के शरीर पर लग जाते हैं। आंखों पे गॉगल्स होने की वजह से उसकी आंखें बच जाती हैं, लेकिन बाकी शरीर बहुत जख्मी हो जाता है। लड़का दर्द में कराहते हुए बोलता है, इज ही साइको? क्योंकि जितना नुकसान उसका हुआ था उतना ही सामने वाले का भी हुआ था। उसका फर्स्ट रियर में भी टूट कर चकनाचूर हो गया था। वो कार पीछे की ओर जाने लगती है। ये देखकर वो लड़का राहत की सांस लेता है। तभी अचानक से वो कार वापस तेजी से उसकी तरफ इसकी ओर बढ़ती है। लड़का कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो कार नहीं साक्षात यमराज थी। अब उसका बचना नामुमकिन था। वो कार फुल स्पीड से उसकी ओर आती है, पर तभी कुछ दूरी पर आकर वो एकदम से रुक जाती है। कार के अंदर बैठे आदमी के फेस पर इविल एक्सप्रेशन थे। वहीं जब उस लड़के को एहसास होता है कि सामने वाली कार ने उसे टक्कर नहीं मारी, वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसकी नजरें सीधे कार के अंदर बैठे आदमी पर जाती है। उसके फेस पर एक ईगल लोगो का मास्क था। ईगल ब्लू मून का सिंबल था। सामने बैठा लड़का उसे देख तिरछा मुस्कुरा रहा था। वो आदमी उसे हाथों से कुछ गंदे इशारे करता है, फिर कार को बैक कर वहाँ से चला जाता है। लड़का गुस्से में चिल्लाता है, बास्टर्ड। वो लड़का किसी को कॉल मिलाता है। एक दो रिंग के बाद सामने वाला शख्स फोन उठा लेता है। हे बनी, आई एम स्टक। व्हाट अगेन? या ओके वेट, आई एम कमिंग, कम फास्ट। ये कह वो फोन कट कर देता है। 20 मिनट बाद एक कार वहाँ आती है। कार के अंदर बैठा लड़का अपने पॉकेट से अपनी गन निकालता है। वो बड़े केयरफुल्ली कार से उतरता है और अपने आसपास नजरें फिराता है। जब सब कुछ ठीक लगता है तो वो उस लड़के के कार के पास जाता है। हे एमजे, जल्दी बाहर आओ, यहाँ ज़्यादा देर रुकना रिस्की हो सकता है। बनी, हाथ दो, मुझे से खड़ा हुआ नहीं जा रहा। हाँ रुको। बनी उसके तरफ हाथ बढ़ाता है। उसका हाथ पकड़ वो बाहर आता है। उसकी बॉडी काफ़ी इंजर्ड हो गई थी। बनी उसे पकड़ अपनी कार में ले जाता है। उसे बैक सीट पर लेटा वो जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और जल्दी से कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाता है। उनकी कार वहाँ से जाते ही वो कार वापस आ जाती है। कार के अंदर बैठा आदमी बाहर आता है। वो
अपनी नज़रें फिराता है। फिर उस लड़की की कार के पास जाता है। वो कार बुरी तरीके से इंजर्ड थी। वो आदमी उस कार को अच्छे से देखता है। फिर उसके अंदर जाकर एक पैकेट निकाल कर लाता है। उसे देख उसका फेस एकदम से डार्क हो जाता है। पैकेट ले वो अपनी कार में बैठ तुरंत वहाँ से निकल जाता है। एमजे और बनी की कार शहर के कुछ दूर एक पहाड़ी एरिया में बने एक बड़े से बंगलों के बाहर आकर रुकती है। बनी एमजे की उतारने में हेल्प करता है। बंगलों के बाहर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। कोई परिंदा भी वहां से अपने कदम नहीं रख सकता। बनी और एमजे सीधा अंदर चले जाते हैं। हाल के अंदर जाते ही उन्हें सामने सीढ़ियों से उतरता एक आदमी नजर आता है। उस आदमी को देख लग रहा था वो कहीं जाने की तैयारी में था। उसने भी एक वेयरवुल्फ प्रिंट का मास्क पहना हुआ था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी जिसमें वो बुलेट लोड कर रहा था। एमजे को इंजर्ड देख वो जल्दी से उसके पास आता है। एमजे को इंजर्ड देख उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। एमजे, ये तुम्हें क्या हुआ? किसने किया है ये बताओ। अभी के अभी मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो अपने पैदा होने पर अफसोस करेगा। ये कहते वक्त उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई थी, मानो उसमें खून उतर आया हो। एमजे उसका गुस्सा शांत करते हुए कहता है, रिलैक्स एडवर्ड, ड्राइव करते हुए मुझे नींद आ गई थी, इस वजह से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एडवर्ड आंखें छोटी करते हुए कहता है, छोटा सा एक्सीडेंट? ये सुन एमजे सकरा जाता है। मेरा मतलब थोड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एडवर्ड गुस्से से उसे देखते हुए कहता है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो एमजे? अगर तुम्हें नींद आ रही थी तो किसी को बुला लेते, खुद ड्राइव करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि इसे मुसीबत में पड़ने का शौक है। मेन गेट से एक आदमी अंदर आते हुए कहता है। वो आवाज़ सुनते ही एडवर्ड की आंखों में गुस्सा और चिढ़ एक साथ नजर आते हैं। एमजे आंखों में उसे चुप रहने को कहता है। वो आदमी चलकर उसके पास आता है। उसे देख एमजे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सॉफ्ट वॉइस में कहता है, हेलो ड्रैगन। ड्रैगन उसे इग्नोर कर एडवर्ड के पास जाता है। काफ़ी लापरवाह लोगों को पाल रखा है तुमने एडवर्ड। एडवर्ड पूरी कोशिश कर रहा था अपना गुस्सा कंट्रोल करने की, पर ड्रैगन की बातें उसे गुस्सा करने पर मजबूर कर रही थी। जुबान संभाल कर बात करो एडवर्ड, वो मेरे लिए काम करता है, उसके बदले उसे सैलरी मिलती है। वो कोई मेरा पालतू जानवर नहीं है। तुम मानो या न मानो उसकी हैसियत है तो एक गुलाम की ही। तुम्हारी पुरानी गंदी आदत है। बचपन में भी तुम बिल्कुल ऐसे ही थे। सड़क पर से कुत्ते का पिल्ला लेकर आते थे, फिर उसे घर लाकर नहलाते थे, उसको खाना भी खिलाते थे। तुम अभी भी वही कर रहे हो। तुम बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हारी हरकतें आज भी वही हैं। अभी भी तुम सड़क से गंदे पिल्लों को उठाकर घर लाते हो और उनका पूरा ख्याल रखते हो। ये बातें उसने एमजे की तरफ देखते हुए कही थी। एमजे को बुरा तो बहुत लग रहा था पर वो कुछ बोलता नहीं। बनी को भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एमजे ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक रखा था। एडवर्ड को उसकी बात सुन बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में उसका हाथ ड्रैगन पर उठ जाता है। वो थप्पड़ मारता उससे पहले ही पीछे से एक सख्त आवाज़ आती है, स्टॉप एडवर्ड। आवाज़ सुनकर एडवर्ड का हाथ हवा में ही रुक जाता है। एक मिडिल उम्र का आदमी उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बिहेव एडवर्ड, तुम शायद भूल रहे हो वो हमारा गेस्ट है। मेरा नहीं, सिर्फ आपका गेस्ट है। मेरा भी है लेकिन गेस्ट तो है। तुम्हें अपनी तमीज़ नहीं भूलनी चाहिए। से सॉरी फॉर हिम। नो वे, आई एम नॉट गोना से सॉरी टू हिम। ही डज नॉट डिजर्व दिस। एडवर्ड, डोंट स्टॉप एट मी डैड। आपके इस गेस्ट ने पहले बदतमीजी की थी। इसने एमजे के बारे में उल्टी सीधी बकवास शुरू की। इसे समझा दें, अपनी हद में रहे। बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर बनकर रहे। मेरे पर्सनल मैटर में इसे बोलने का कोई हक नहीं है। ड्रैगन गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, ऐसा क्या है इस लड़के में जो तुम्हें इसकी
इतनी चिंता है, ऐसा क्या रिश्ता है इसका तुम्हारे साथ? रिश्तों की बात तुम तो ना ही करो ड्रैगन। जो अपने सगे बाप का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा? एडवर्ड, ड्रैगन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है। बुरा लग रहा है, बुरा लगा मुझे भी लगा था जब तुम मेरे करीब लोगों के बारे में उल्टा सीधा बकवास करते हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मेरे एमजे को कुछ भी कहे ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मेरे एमजे सुनकर ड्रैगन के सीने में दर्द सा होता है। एडवर्ड, एमजे बस करो, अब बहुत हुआ। एडवर्ड एमजे का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ऊपर ले जाता है। उसके डैड पीछे से चिल्लाते हैं, एडवर्ड कहाँ जा रहे हो? हमें कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है, उसी के लिए ड्रैगन यहाँ आया है। आप और आपका स्पेशल गेस्ट ही सब डिसाइड कर लो, मेरी क्या ज़रूरत है? ये कह एडवर्ड एमजे को लेकर वहाँ से चला जाता है। एमजे और एडवर्ड को साथ जाता देख ड्रैगन के गुस्से में मुठ्ठियाँ भीग जाती है। वो भी गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है। उन दोनों को देख मार्क्स डैड अपना सर पकड़ लेता है। वो उन दोनों के झगड़े से परेशान हो जाता है। हमेशा की तरह झगड़े का कारण एमजे ही होता है। बनी सिचुएशन को संभालते हुए तुरंत वहाँ से निकल जाता है, वरना उस पर कभी भी बॉम्ब फट सकता है। मार्क्स भी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। घर से बाहर ड्रैगन गुस्से में अपनी कार को जोर से लात मारता है और बार बार उसके कानों में एडवर्ड के कहे शब्द गूंज रहे थे। मेरे एमजे, ये वाक्य याद कर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सब उस एमजे की वजह से हुआ है। अगर वो ना होता तो आज एडवर्ड मेरे पास होता। उसने मेरे एडवर्ड को मुझसे छीन लिया। जान ले लूँगा मैं उसकी। उसके मरने के बाद एडवर्ड को मेरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं एमजे एडवर्ड को ऊपर रूम में ले आता है और उसकी ड्रेसिंग करने लगता है। एडवर्ड, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। एडवर्ड बिना किसी भाव के साथ कहता है, क्या नहीं करना चाहिए था? तुम्हें अपने डैड और ड्रैगन से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था और इतने क्रिटिकल समय में उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। ब्लू मून लगातार हमारे इलाके में घुस रहा है, हमें उन्हें रोकना होगा। एमजे, तुम्हें अभी इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम फिलहाल खुद पर ध्यान दो। अगर इतने लापरवाह रहोगे तो एक दिन जंगल में किसी पेड़ की डाली पर लटके हुए मिलोगे। इस काली दुनिया सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इसमें रहम की बिल्कुल भी उम्मीद मत करना। कोई तुम पर रहम नहीं खाएगा। अगर मेरी मानो तो ये सब छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से बहुत दूर। कुछ नहीं रखा है यहाँ। फिर तुम क्यों यहाँ रुके हो? क्योंकि मैं चाहकर भी इन सब चीज़ों से भाग नहीं सकता। ये मेरे खून में है। मेरे अपने डैड मेरे सगे नहीं हैं। वो मुझे अपने साथ रखते हैं क्योंकि वो मुझे अपनी जागीर समझते हैं। जिस दिन ये जद्दोजहद ख़त्म होगी, मुझे मारने में वो एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे। ये कहते एडवर्ड की आंखें नम हो जाती है। एडवर्ड अपनी फीलिंग सिर्फ एमजे के साथ ही जाहिर करता था। उसके अलावा उसे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं था। एमजे उसके कंधे पर हाथ उसे अपनेपन का एहसास दिलाता है। आर यू फाइन? या तुम रेस्ट करो, इतने में तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। एमजे सर हिला देता है। एडवर्ड के जाने के बाद एमजे कहता है, एक दिन मैं तुम्हें इस सब से बाहर निकाल कर रहूँगा। यू डोंट वरी। तो पार्ट कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिएगा।